Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session जहां हम डिस्कस करेंगे these articles. हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पेपर प्रिलिम्स, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रिलिम्स एंड मीन्स येस पेपर 3 बट ज़्यादा प्रिलिम्स ओरिएंटेड है. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पेपर 3 21st लाइफ स्टॉक सेंसस, ये भी आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है, एग्रीकल्चर डोमेन से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट डिजिटल अरेस्ट. सिक्योरिटी सेक्शन से आप इसको अपने लिंक कर सकते हो. राइट, सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस. थम्स अप साइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपने फीडबैक्स दे सकते हो एंड यू कैन ट्रस्ट द कंटेंट क्वालिटी दैट इज बीइंग शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एज श्री राम्स ISC, इट इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. सो इस ट्रस्ट के साथ ही आगे बढ़ा जाता है जब वो विश्वास बच्चे दिखाते हैं. और बच्चे विश्वास कब दिखाते हैं? जब रिजल्ट्स आते हैं. जब देखो, अगर कोई 1985 से सर्व कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मेंटर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं, समझ आता है बच्चों को, रिजल्ट्स आते हैं, तभी विश्वास बनता है. ठीक है, आपको भी ये सेशंस अच्छे लग रहे हों, अगर पसंद आ रहे हों, समझ आ रहे हों तो कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करिए. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, SSC, बी स्टेट PCS, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है ये हर किसी के लिए रेलिवेंट है. ठीक है, पहले आर्टिकल में बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है और UPSC भी यहाँ से सवाल पूछ सकती है. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वॉज बॉर्न आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा. कहाँ पर? इन जैसलमेर, राजस्थान में. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, it is a large bird that is found in India and it is known for being one of the heaviest birds that can fly. So ये heaviest है of the flying birds, इसीलिए ये बहुत यूनिक है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स जहाँ होंगे वहाँ इनका हैबिटेट रहता है. मेनली आपको थार डेजर्ट जो है राजस्थान का, वहाँ आपको देखने को ये मिलेंगी. और कुछ नंबर इनका महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, फीचर्स की अगर बात करूं, सो इट्स अ टॉल बर्ड विद अ लॉन्ग बॉडी एंड लेग्स. मतलब आप लगा लीजिए थोड़ा सा ऑस्ट्रिच लाइक अपीयरेंस है. और मेल्स एंड फीमेल्स दे लुक सिमिलर, दे वे अप टू 15 kgs. राइट, नाउ इट हैज अ यूनिक लुक ऑल्सो. अ ब्लैक क्राउन है ऑन इट्स फॉरहेड, पेल नेक है, हेड है, बॉडी मोस्टली ब्राउन कलर की है. विंग्स में इट हैव पैटर्न्स इन ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे. तो उस तरीके से आप इसको पहचान भी सकते हो. इट कैन ईजिली बी डिस्टिंग्विश. बॉडी ब्राउनिश, विंग्स आर मार्क्ड विद ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे. लाइफ स्पेन 12 से 15 साल का है. और ब्रीडिंग की बात करूं, सो दे यूजुअली ब्रीड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड फीमेल्स ले अ सिंगल एग ऑन ओपन ग्राउंड. ओनली वन एग ओपन ग्राउंड पे, विदाउट बिल्डिंग अ नेस्ट और समथिंग. ये बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. स्केड्यूल 1 में है और अपेंडिक्स 1 में है. दीज बर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स. ठीक है, और इनकी जो डाइट है दे वेरी. whatever is available seasonally उस हिसाब से खाते हैं. बेसिकली they eat grass seeds, insects also, sometimes small rodents, reptiles. so depending upon क्या available है. ठीक है, नखरे नहीं करते ज़्यादा, ऐसे लगा लो. अच्छा, पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे. किसी को भी डाउट है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर 2 के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी. सो यू कैन रेफर द सेशंस.
कोई करंट अफेयर का कोई सिंगल टॉपिक है उस पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी. एंड देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन. इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज है, नंबर ऑफ अदर सीरीज, सो यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन, राइट. सो इसी के लिए बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है व्हेन एनी गेस्ट सेशन गेट्स पब्लिश्ड ऑल्सो. सो डू रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. बेस्ट तरीके से शेयर किया जाता है आपके साथ, बेस्ट कंटेंट डिलीवरी दी जाती है. ठीक है, आगे बढ़े. अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की. क्यों पढ़ना है? हाल ही यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसेंटली they reviewed the findings of a study, and that study was conducted by IIT Delhi. Study थी on the impact of using flue gas desulfurization technology to reduce sulfur dioxide emissions. ये लाइन्स आप खुद पढ़ सकते हो. मैं आपको FG में बार बार ना ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं बोलूंगी. आई विल से FGD. FGD क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, डीसल्फराइजेशन, सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल रहे हो आप, राइट. सल्फर डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है दैट कैन कॉज एयर पोल्यूशन, इट कैन कॉज एसिड रेन. सो इस प्रोसेस के थ्रू यू आर रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स. अभी और डिटेल में जाऊंगी. ये जो स्टडी हुई, इट इज एम टू सी कि कितनी इफेक्टिव है ये टेक्नोलॉजी एट रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. तो सिटीज को भी कैटेगराइज करा बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक, मतलब अच्छा एयर क्वालिटी पे, पॉपुलेशन पे, पॉल्यूशन लेवल पे. उसी तरीके से पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो देखेंगे ना कि कितना कैसे ये FGD इम्पैक्ट कर रही है डिफरेंटली, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी. उस हिसाब से फिर आपके टारगेटेड प्लान्स होंगे. तो ये फाइंडिंग्स जो होंगी, इट इज गाइडिंग द गवर्नमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी मोर वाइडली, स्पेशली किन एरियाज में जो हाईली पॉल्यूटेड है, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन इज वेरी क्रूशियल, राइट. सो दिस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है, इतना तो आपको पता चल गया कि एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है टू एलिमिनेट सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट एमिशंस. एग्जॉस्ट एमिशंस मतलब छलनी से धुआं बाहर आता है ना, एग्जॉस्ट होता है, एमिशंस होते हैं. अब उसके अंदर जो SO2 है वो आप निकाल लेते हो, ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला जलता है, ऑयल है, नेचुरल गैस है. सो यहाँ से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय. तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू क्लीन अप दीज हार्मफुल गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कैसे काम करते हैं वो समझते हैं. जब कोयला, तेल, नेचुरल गैस जब उन्हें जलाया, व्हेन दे आर बर्न्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो उस प्रोसेस में जब ये यूज होता है तो वो बहुत से गैसेस रिलीज करते हैं. दे रिलीज स्मोक, जिसको आप फ्लू गैस बोलते हैं. उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए और हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है टू रिमूव सल्फर कंपाउंड्स उस फ्लू गैस में से. बिफोर दैट गैस इज रिलीज इनटू द एयर, आप उसमें से सल्फर के कंपाउंड्स निकाल लेते हो. कैसे निकालते हो? यूजिंग एब्जॉर्बेंट्स. ये क्या करते हैं, दे आर एडेड. अब वो क्या होता है, रिएक्शन होता है. मैं ज़्यादा साइंस में आपके लिए नहीं जाऊंगी, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट समझने के लिए समझ लो एक बार बातें जो काम की हैं. एब्जॉर्बेंट्स आर एडेड. वो क्या करेंगे, वो SO2 को ट्रैप कर लेंगे. जैसे अमोनिया, sodium sulfite, limestone, lime, these are absorbents. There are number of absorbents. तो मान लो जैसे there is a method that is wet limestone scrubbing. तो ये तो कुछ absorbents हो गए. यूज ऑफ लाइम और limestone slurry ये बहुत ज्यादा है. तो क्या होता है, एक there is a scrubber tower. Right? And what happens in this method is, so this flue gas is sprayed with a mixture of water and limestone in a tower, in the scrubber tower.
जैसे गैसेस मिक्स होती हैं विद द स्क्रबिंग लिक्विड, वो जो स्क्रबिंग की जो मैं बात कर रही हूँ इसको बोलते ही लाइमस्टोन स्क्रबिंग है। केमिकल रिएक्शन होती है उस स्क्रबिंग टावर के अंदर, और वो ना सल्फर डाइऑक्साइड को, इट ट्रैप्स मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द लाइमस्टोन मिक्सचर, तो गैस में से वो निकल गई, राइट। सो द अनक्लीन्ड फ्लू गैस जो है वो स्प्रेड, इट इज स्प्रेड इन अ स्क्रबर टावर, मतलब वही एब्जॉर्बर टावर हो गया ना, विद द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लाइमस्टोन, और मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा दैट इज ट्रैप्ड, और वो आप अलग कर लेते हो। सल्फर डाइऑक्साइड के पीछे हम इतना क्यों पड़े हैं? क्योंकि एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है जो अफेक्ट करती है लाइफ्स को। एसिड रेन के बारे में सुना होगा, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग की कंडीशंस में अस्थमा, राइट, वाटर वेपर के साथ कंबाइन कर जाएगी एटमॉस्फेयर में, इट विल क्रिएट एसिड रेन, फॉरेस्ट को डैमेज होगा, क्रॉप्स को डैमेज होगा, एसिड रेन फिर इट विल हार्म द रिवर्स, लेक, सॉइल्स, फिश के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इंसेक्ट्स के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए टू सर्वाइव। एसिड रेन और क्या करती है, इट कोरोड मेटल स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, स्टोन बिल्डिंग्स होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं, दे आर वियर डाउन ओवर द टाइम। सो ये टेक्नोलॉजी helps in reducing the release of sulfur dioxide, जिससे कि आप environment, health, infrastructure को protect कर सकते हो from its harmful effects। ठीक है। Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has launched 21st livestock census in New Delhi। एक सर्वे होता है जो इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। किस लिए कंडक्ट करती है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसकी इंफॉर्मेशन लेनी है? अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ फार्म एनिमल्स, कैटल, शीप, गोट, पिग्स, बफेलोज, पोल्ट्री। लास्ट सेंसस हुआ था 2019 में, और ये जो सेंसस है दैट इज द 21st लाइवस्टॉक सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग द असेंशियल डेटा। लिख सकते हो आप ये पॉइंट्स, मैं भी तो लिख रही हूँ, आप ही लिखो, आप ही के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्क्रिबलिंग करो, लिखो, ये हाथ चलाओ। कोई यहाँ कोई कथा, भजन, कीर्तन थोड़ी चल रहा है ना। खाली सुनना नहीं है, लिखना भी है, तभी प्रैक्टिस होगी, याद रहेगा सबकॉन्शियस मेमोरी में, फिर रिवाइज करो, ठीक है। अब ये सेंसस टेल्स अस, अच्छा इतने एनिमल्स हैं अक्रॉस इंडिया, वेयर दे आर फाउंड, हाउ देयर पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द टाइम, और ये इन्फॉर्मेशन फिर सरकार को हेल्प करेगी टू मेक फर्दर डिसीजंस, टू प्लान द प्रोग्राम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो फिर दूसरी चीज हो गई, हेल्प किस में होती है? प्लानिंग के अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्लानिंग। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक पोल्ट्री, डेयरी। तो इट हेल्प्स अस फर्दर इन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। अच्छा, फिर ये जो सेंसस होता है ना, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर दीज इंडस्ट्रीज कैन ग्रो। वहीं पे होंगी ना, विच विल बेनिफिट द इकोनॉमी, इट विल प्रोवाइड यू विद मोर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, एग्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है। It will help in it also helps in managing resources also। फीड भी तो चाहिए, पानी चाहिए, लैंड, वेटरनरी सर्विसेज, सब कुछ मैनेजमेंट में भी हेल्प हो जाती है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्टॉक नंबर, देयर हेल्थ, सरकार मेक श्योर करती है कि एनफ फूड, मिल्क, मीट, एग्स टू मेक, मतलब देयर इज एनफ ऑफ इट टू सपोर्ट द पॉपुलेशंस न्यूट्रिशनल नीड्स ऑल्सो। फूड सिक्योरिटी भी सपोर्ट हो जाती है। लाइवस्टॉक फार्मिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ जॉब्स रूरल एरियाज के अंदर खास तौर पे, तो वहाँ पर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना, लाइवस्टॉक फार्मिंग के अंदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना, राइट। एंड और क्या है, बेटर इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मार्केट एक्सेस में भी फ़ायदा मिलेगा। सरकार जो है इट विल एनालाइज द मार्केट फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, फार्मर्स को हेल्प मिलेगी टू गेट द फेयर प्राइसेस। डेटा जो है सेंसस का, इट कैन बी यूज फॉर रिसर्च ऑल्सो ऑन एनिमल हेल्थ, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन,
लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड इन इंटीग्रेटिंग विद एग्रीकल्चर। ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू क्रॉप फार्मिंग। जैसे कि मतलब एनिमल्स प्रोवाइड मैन्योर फॉर द क्रॉप्स एंड क्रॉप्स प्रोवाइड फीड फॉर द एनिमल्स। तो इंटीग्रेट हो गया ना, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो सकती है। यू कैन इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये जो 21st लाइफ स्टॉक सेंसस है, इट इज a large scale survey you can say to count all the domesticated animals। वो मैंने आपको बताया ये कि 5 साल में इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years। हर साल नहीं होता, 5 साल में एक बार होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखना है। इंडिया में ये 1919 से होता आ रहा है, 1919 से। मेन गोल आपको पता चल गया, टू गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर ब्रीड, एज, सेक्स, स्पीशीज, who own them also, पूरा। ठीक है, सो ये जो 21st लाइफ स्टॉक सेंसस है, ये अक्टूबर 2024, मतलब कि ये जो महीना है, इट विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस अक्टूबर मंथ टू February 2025। ये देखो सब कुछ लिखा है। इस सेंसस के लिए अराउंड 87,000 पीपल, they will go to about 30 crore households across India to collect the data। तो ये जो सेंसस है ना, ये 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उस इट विल डॉक्यूमेंट देम। कैटल, बफेलो, याक, शीप, गोट, रैबिट, डॉग, डोंकी, हॉर्स, कैमल। ठीक है, याद नहीं करना है, जस्ट एन आइडिया। So it will also recognize 219 native breeds, indigenous breeds। इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ स्टॉक सेंसस? उसको अगर मैं समअप करूं तो पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए एंड फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो, है कि नहीं? ठीक है, सो 2019 सेंसस जो जिसकी मैंने बात करी, इट वॉज digitized for the first time, मतलब data was collected electronically instead of paper। So 21st census will also use mobile app, GPS tracking, तो process और ज़्यादा fast हो जाएगा और ज़्यादा accurate हो जाएगा। इसके अंदर it will include pastoral animals, pastoralists, वो मैंने आपको बता ही दिया है, पूरी डिटेल information होगी इसमें of, मतलब it will gather the information on the gender of stray cattle also। It will track how many households rely on the livestock, एक डिटेल्ड हाउसहोल्ड डेटा इट विल गिव यू। 2019 के जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था, मैं अगले आर्टिकल पे बाद में जाऊंगी, पहले 1 मिनट सुन लो। 2019 का जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था, उसमें 192 के आसपास कैटल्स थी, 192 मिलियन गोट्स, 109 मिलियन बफेलोस, 74 मिलियन शीप्स, नियर अबाउट 9 मिलियन पिग्स, राइट। तो टोटल 535 टोटल देख लो पहले तो। अब ना वो ये नहीं पूछेगी यूपीएससी कितने गायें थी, कितनी भैंसें थी, ये नहीं पूछ रही है। मतलब एक जनरल आइडिया होना चाहिए, आइडिया एज इन कि कैटल ज़्यादा है बफेलो ज़्यादा, थोड़ा सा तो इतना तो पता होना चाहिए। और ओवरऑल लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 में इंडिया हैड कितना लाइफ स्टॉक एनिमल्स, वो 535.78। ठीक है, पूरा समअप करूं आर्टिकल को। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, it can improve food security, it can provide employment in the rural areas, it can protect India's unique animal breeds also, right? So ये है पूरा 21st livestock census। Moving ahead to the next article, multilateral development banks की बात करनी है। न्यूज़ में क्यों है? G20 independent expert group has issued a report card। वो रिपोर्ट कार्ड है of assessing the progress that is made by the multilateral development banks in expanding lending capacity and mobilizing private capital। इन 3 चीज़ों पे ये पूरी गेम चलेगी। मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं और इनसे जुड़ी हुई ये लैंडिंग कैपेसिटी जो एनहांस एक्सपैंड करेंगे, करी है नहीं करी है, वो सब देखेंगे, रिपोर्ट क्या कहती है। और प्राइवेट कैपिटल, 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे बैंक्स की, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी पे और उनके प्राइवेट कैपिटल पे।
मल्टी डेवलपमेंट बैंक सबको पता है क्या होते हैं? नहीं पता, बता देते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स प्रोवाइड करें, ग्रांट्स प्रोवाइड करें, टेक्निकल सपोर्ट दें, किसको? टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। किस लिए? टू ग्रो इकोनॉमिकली एंड सोशली। एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, right? So they focus on reducing poverty, building infrastructure, improving people's skills, education. कहाँ पर? In developing nations. और अभी तो चेंजिंग जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट रिक्वायर्स एमडीबीज टू अपडेट एंड टू अडेप्ट देयर रोल्स एंड फंक्शंस। क्यों जरूरी है? क्या? रिफॉर्मिंग these multilateral development banks. सवाल ये है, why it is necessary, why is reforming these banks necessary और essential? देखो, एक तो ये है कि ना स्ट्रक्चर और रूल्स आउटडेटेड हो चुके हैं। ओल्ड फ्रेमवर्क आज की नीड को मैच नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के फ्रेमवर्क थे, दे सूटेड दैट टाइम। अब जैसे मैंने बताया, ग्लोबल चैलेंजेस भी अलग हो गए हैं, डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन। सो दीज बैंक्स डोंट फुली सपोर्ट द एस्पिरेशंस ऑफ दीज डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है, यही बोलते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की फाइट है, ठीक है, बट टू अचीव दैट these banks need to attract more private investments. Banks were asked to raise $740 billion per year from private sources, but they managed to bring only $70 billion last year, which is very far. राइट? तो अगर आप चाहते हो टू मेक दीज बैंक्स मोर इफेक्टिव, इस रिपोर्ट ने दे सजेस्टेड सेवरल चेंजेस। एक तो मॉडर्नाइज फ्रेमवर्क, यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 हेडिंग्स डाल लो और लिखते चलो, नोट्स बनाओ। मॉडर्नाइज फ्रेमवर्क, ऐसा रूल्स हो, स्ट्रक्चर्स हो दैट फिट in addressing these new challenges of digital infrastructure, health crisis, climate change. Second, this report suggests increasing the private sector involvement to invest in the development projects. Expand local currency lending, boost lending in local currencies to make these loans that are provided by these banks more accessible. लोकल करेंसी एक्सपैंड, रिस्क मैनेजमेंट को भी एनहांस करना है, मतलब यू इंट्रोड्यूस बेटर रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म्स एंड एनकरेज दीज बैंक्स वर्क टुगेदर, राइट? दीज बैंक्स हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू ग्रो, टू मीट द ग्लोबल चैलेंजेस। लेकिन these banks को अगर ये इफेक्टिव रहना है, so they need to adapt to these modern demands. ठीक है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि इनमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है? क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखो, they should focus on 3 main goals. क्या? To eliminate the extreme poverty, to promote inclusive growth जो हर किसी को बेनिफिट दे, and to fund the global public goods. ठीक है? और अगर आपको ये करना है तो पहले तो आपको क्या, पहले ये 3 चीजें हर करनी है, मेन मकसद है आपका। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले तो
You should aim to lend 3 times more than what you are currently lending to support these broad goals. एक स्पेशल फंड हो that would focus on the climate project, sustainability projects. Set up a global challenges fund. Global challenges fund. ठीक है, और वही प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बूस्ट करना है. ठीक है, चलते हैं लास्ट आर्टिकल पे. हाल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया अपनी मन की बात एड्रेस के अंदर डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में. डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं क्या? पुलिस डिजिटली आके अरेस्ट कर रही है? बस यहीं अटकना है. ये जो पुलिस है ना, क्या ये एक्चुअल में पुलिस है या ये कोई और है? ये स्कैम है बेसिकली. तभी तो वो बोल रहे हैं कि अलर्ट हो जाओ. क्या हो रहा है? डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक साइबर क्राइम है जहां पर स्कैमर क्या करता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं एक ऑफिशियल हूं फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी, और क्लेम करता है कि विक्टिम में बहुत सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में, नारकोटिक ट्रैफिकिंग के अंदर, राइट. तो वो वीडियो कॉल के थ्रू दे विल कॉल द विक्टिम और वो उनको दिखाएगा, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड करेगा, फियर पैदा करेगा बाय अपीयरिंग ऑफिशियल, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा बाय थ्रेटनिंग द अरेस्ट, फेक लीगल प्रोविजंस कोट करेगा और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हो डर के मारे. ठीक है, तो इससे बचना है और इससे बचने के लिए क्या करना है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है. बट आप कुछ ये चीजें ध्यान में रख लो कि कौन कौन से इंडियन लॉज हैं दैट एड्रेस डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स. IT एक्ट 2000 का सेक्शन 66D एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है दैट हैज बीन द मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड दिस सेंटर, राइट. साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज देयर जहां पर विक्टिम्स आर एनकरेज टू रिपोर्ट द इंसिडेंट्स. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 वेयर यू कैन स्कैम रिपोर्ट द स्कैम्स. cybercrime.gov.in यूज कर सकते हो टू फाइल डिजिटल कंप्लेंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस. ठीक है, वो लेकर आओ. और एक ये 3 स्टेप सेफ्टी प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो. स्टॉप, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू एनी सस्पिशियस कॉल्स. ठीक है, सो दिस वॉज द होल सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.